मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास गूंगा, भाग 4। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। हालांकि अपने जज्बातों को कागज पर उड़ेलने की मैंने भरपूर कोशिश की है, बावजूद इसके लग रहा है कि अपने दिल का हाल ज्यों का त्यों बयान नहीं कर पा रही हूँ। कुछ कमी है उसमें। मेरी समस्त भावनाओं को शायद वे ही समझ पाएंगे जिन्होंने संदीप जैसे शख्स से उतना प्यार किया होगा जितना मैं उनसे करती थी, और किसी को उतना समझा होगा जितना मैंने संदीप को समझा था। पर आज सोचती हूँ, संदीप को समझा ही कहाँ था मैंने। समझा होता तो उनके किए को देखकर मेरी यह हालत हुई क्यों होती जो हुई। उस रात से पहले मैं तो स्वप्न तक में सोच नहीं सकती थी कि संदीप वैसा कर सकते हैं जैसा किया। मुझे अब भी लग रहा था कि मैं ठीक से अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। एक तरफ मेरे मन में यह ज्योति जल रही थी कि संदीप मेरे हैं, सिर्फ मेरे। कोई साक्षी श्रीवास्तव उन्हें मुझसे नहीं छीन पाई थी। उन्होंने साक्षी को वहां उसलिए नहीं बुलाया था जिसलिए मैंने, या शायद साक्षी ने भी सोचा था, मगर वे किसी को उस लिए भी बुला सकते हैं जो किया, यह तो उनके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता था। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि संदीप किसी की हत्या कर सकते हैं। दिल का एक कोना कह रहा था, साक्षी जैसी लड़कियों के साथ होना तो वही चाहिए जो हुआ, मगर सारा दिमाग चीख रहा था, कैसा संदीप को करना चाहिए था। संदीप को, और फिर उन्होंने उतने पर ही बस नहीं कर दी थी। हर काम किया जो एक पेशेवर हत्यारा करता है। साक्षी की लाश को वहां से उठाकर उन्होंने गाड़ी तक पहुंचाया। अपनी गाड़ी तक नहीं, साक्षी की गाड़ी तक। पीछे शायद मैं ये लिखना भूल गई हूँ कि फ्लैट के बाहर साक्षी की गाड़ी भी खड़ी थी। उन्होंने लाश को उसी में पहुंचाया। वापस आकर फ्लैट की सफाई की, ढूंढ ढूंढ कर हर सबूत मिटाया जो वहां हुई वारदात की कहानी कह सकता था। इतना ही नहीं, हर स्थान से अपनी उंगलियों के निशान तक साफ कर दिए उन्होंने। बाथरूम में गए, खून से लथपथ अपने सभी कपड़े जलाकर राख कर दिए। राख फ्लश में बहा दी। नहाए, दूसरे कपड़े पहने। वे कपड़े उन्होंने बाथरूम के वार्डरोब से निकाले थे। उनकी इस हरकत ने मुझे बताया कि उन्होंने जो भी कुछ किया पहले ही से खूब अच्छी तरह सोच समझकर किया था, तभी एक जोड़ी कपड़े वहां थे। जाहिर था वे उन्होंने दिन में ही वहां पहुंचा दिए थे। सारा काम पूरा प्लान बनाकर किया था। 1 घंटे तक वे वहीं लगे रहे। निकले तब जब संतुष्ट हो गए कि कोई ऐसा चिन्ह बाकी नहीं रह गया है जो वहां हुए कत्ल की कहानी बयान कर सके। अंततः वे लाश सहित साक्षी की गाड़ी लेकर चले गए। मैं वहीं रह गई। उनकी गाड़ी फ्लैट के बाहर खड़ी थी। दिमाग में एक पल के लिए ख्याल आया उनका पीछा करूं, मगर अगले ही पल उस ख्याल को मैंने छटक दिया। वैसा कुछ करना मेरी बेवकूफी ही साबित होती। संदीप 1 घंटे के बाद लौटे। उस वक्त मैं कार की डिक्की में थी। समझ सकती थी वे लाश और कार को कहीं दूर छोड़कर आए होंगे। उनके साथी बंगले पर पहुंची, परंतु बेडरूम में उनसे पहले, बस आधे मिनट पहले बेड पर जाकर लेटी थी मैं। वे जब कमरे में आए तब नाइट गाउन में थे, उसी नाइट गाउन में जिसमें बेडरूम से बाहर निकले थे। फ्लैट में पहने गए कपड़े उनके हाथ में थे। चोरों की मानंद कमरे में आए, बगैर आहट पैदा किए कपड़े वार्डरोब में रखे और इस प्रकार आकर बैठ के अपने आरक्षित कोने पर लेट गए जैसे उनसे मासूम आदमी दुनिया में कोई दूसरा ना हो। पहले तो आंखें ही बंद नहीं कर पा रही थी मैं। करती तो संदीप का चेहरा नाच उठता, साक्षी की हत्या करता चेहरा ड्रैकुला जैसा क्रूर, विभत्स और डरावना। इस एहसास ने मेरे सारे शरीर में मौत की सिरहन दौड़ा दी कि वह शख्स मेरे बेड पर मेरे बगल में लेटा है। थोड़ी देर बाद कमरे में उनके खर्राटे गूंजने लगे, वास्तविक खर्राटे, और मैं सोचती रह गई, कत्ल करने के बाद आदमी इतनी शांति से सो कैसे सकता है।
मगर वे सो रहे थे। ऐसी नींद जैसी अपने बर्थडे के बाद से शायद कभी नहीं सोए थे। बहुत ही चैन की नींद थी वह, ऐसी जैसे आदमी कोई बड़ा काम निपटा कर सोता है। मगर मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। अगला दिन मेरे लिए बेहद हौलनाक था। चाय लेकर बेडरूम में पहुंची तो देखा वे टीवी खोले बैठे थे। यह भी मेरे लिए नई बात थी। सुबह के समय टीवी देखते मैंने कभी नहीं देखा था, मगर जब इस बात पर ध्यान गया कि वे कौन सा चैनल देख रहे हैं तो पलक झपकते ही उनके सुबह सुबह टीवी देखने का कारण समझ गई। वे आज तक देख रहे थे और आज तक पर नजर आ रही थी साक्षी की गाड़ी। उनकी आंखें वहीं चिपकी हुई थीं। जाहिर है मेरी भी वहीं चिपक गईं। साक्षी की गाड़ी एक खाई में लुढ़की हुई थी। चारों तरफ पुलिस, पत्रकार और लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। कुछ पुलिस वालों को गाड़ी से लाश निकालते दिखाया जा रहा था। साथ ही दिखाया जा रहा था मौके पर मौजूद आज तक की रिपोर्टर को। वह अपने हाथ में दबे माइक पर कह रही थी, साक्षी श्रीवास्तव पेशे से कवित्री थी। अभी तक उसने शादी नहीं की थी। बड़ी ही रहस्यमय जिंदगी जी रही थी वह, उतनी ही रहस्यमय जितना रहस्यमय वह मर्डर है। उस वक्त यहाँ एसीपी मौजूद हैं। आइए इस संबंध में उन्हीं से बात करते हैं, शायद वे इस बारे में कुछ बता सकें। कहने के साथ वह मुड़ी। अब स्क्रीन पर एसएसपीसी नजर आने लगे। रिपोर्टर ने उनसे पूछा, आपको वारदात की सूचना कब और किससे मिली? सुबह करीब 5 बजे मॉर्निंग वॉक करने वालों ने खाई में लुढ़की पड़ी गाड़ी देखी। एसएसपी कहता नजर आया, उनमें से किसी ने पुलिस को सूचना दी। रिपोर्टर ने पूछा, आपको यह कब और कैसे पता लगा कि लाश साक्षी श्रीवास्तव की है? गाड़ी के कागजात देखकर और वैसे भी कवि सम्मेलनों के शौकीन कई लोग उसे पहचान गए थे। क्या लगता है आपको यह हत्या किसने और क्यों की जा हो सकती है? रिपोर्टर ने पूछा। अभी इस किस्म के सवालों के जवाब देना तो जल्दबाजी होगी, मगर यह तय है कि हत्या कहीं और की गई है। लाश को गाड़ी में डालकर यहाँ लाया गया और गाड़ी खाई में लुढ़का दी गई। हमारा सबसे पहला काम यह पता लगाना है कि हत्या कहाँ की गई। शायद उससे आगे बढ़ने का रास्ता मिले। आज तक को पता लगा है कि रात के करीब 2 बजे साक्षी श्रीवास्तव के नौकर ने अपने इलाके के थाने में फोन करके सूचना दी थी कि उसके घर में चोरी हुई है। यह सच है, एसएसपी ने कहा। सूचना मिलते ही इलाके का इंस्पेक्टर वहां गया था। नौकर यह नहीं बता सका कि क्या सामान चोरी गया है। वह केवल इतना बता सका कि चोर अपने चेहरे पर काला नकाब डाले हुए था। हाथापाई के दरमियान उसे बेहोश कर दिया था। होश में आते ही उसने पुलिस को फोन किया। इंस्पेक्टर ने अपने तरीके से भी चोरी गए सामान का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं लग सका। इंस्पेक्टर ने जब साक्षी के बारे में पूछा तो वह यह भी ना बता सका कि रात के उस वक्त साक्षी कहाँ गई थी। उसका कहना था वे कभी बताकर नहीं जाती। इंस्पेक्टर यह कहकर वापस लौट आया कि साक्षी के आने पर उससे बात कराई जाए। शायद चोरी गए सामान के बारे में वे कुछ बता सकेंगी। इंस्पेक्टर के ख्याल से यह वारदात आम चोरी की नहीं लग रही थी। उसके ख्याल से चोर को किसी खास चीज की तलाश थी, क्योंकि सारा कीमती सामान घर में मौजूद था। वे खास चीज चोर को मिली या नहीं, इस बारे में इंस्पेक्टर कोई अनुमान नहीं लगा सका। क्या सोचते हैं आप? रिपोर्टर ने पूछा। क्या उस चोर का इस मर्डर से कुछ संबंध हो सकता है? लगता तो है, एसएसपी ने कहा। एक ही रात में चोर का साक्षी के घर में होना और उसी रात मर्डर हो जाना, लगता तो इससे यही है कि दोनों काम एक ही आदमी के हैं। फिर भी पक्के तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। सुना है साक्षी के संबंध कुछ प्रभावशाली लोगों से थे। इस बारे में हम अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे। कहने के बाद एसएसपी माइक से दूर हट गया। रिपोर्टर ने माइक अपने मुंह के नजदीक लाकर कहा, तो ये थे एसएसपी जो अभी इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, मगर आज तक की टीम द्वारा जुटाई गई जानकारी के मुताबिक साक्षी श्रीवास्तव शानो शौकत भरी जिंदगी जी रही थी। ऐसी जिंदगी जो एक कवित्री सिर्फ कवित्री को किसी हालत में हासिल नहीं हो सकती थी।
निवास के नाम पर उसके पास शहर के सबसे महंगे इलाके में 5,000 गज में फैला फार्म हाउस था। जीवन शैली रानी महारानियों से कम नहीं थी। पुलिस को उसकी आय के स्रोतों का पता लगाना होगा। इसके अलावा उसे अक्सर शहर के प्रमुख, असरदार और पॉलिटिकल लोगों के साथ देखा जाता था। पिछले दिनों उसे मुख्यमंत्री के निवास पर भी देखा गया था। इन सब बातों पर गौर करने के बाद संभावना यह है कि यह हत्या कई बड़े लोगों के गले की फांस बन सकती है। एक बार फिर गाड़ी का सीन दिखाया जाने लगा था। पुलिस वाले लाश को गाड़ी से निकालकर जमीन पर लिटा चुके थे। कैमरा अब लाश को नजदीक से दिखा रहा था। तभी संदीप ने चैनल चेंज कर दिया। अब वे जी न्यूज पर थे। वहां कोई और खबर चल रही थी। संदीप तुरंत चैनल चेंज करके स्टार न्यूज पर पहुंच गए। वहां भी यही खबर चल रही थी। संदीप उसे भी गौर से देखने और सुनने लगे, मगर वैसा कुछ नहीं था जिसे आज तक से अलग कहा जा सकता। एक बार फिर चैनल चेंज करके शायद वे किसी अन्य न्यूज चैनल पर जाना चाहते थे कि नजर मुझ पर पड़ गई। हौले से चौंके थे वे। बोले, खड़ी क्यों हो? मैंने चाय का कप सेंटर टेबल पर रखते हुए कहा, आज सुबह सुबह टीवी खोलकर बैठ गए आप? वे कुछ नहीं बोले। जी तो चाह रहा था कि उनसे साक्षी के बारे में बात करूं, मगर यह सोचकर हिम्मत ना पड़ी कि कहीं उन्हें किसी किस्म का शक न हो जाए। एक खास परिवर्तन जो उस वक्त मैंने नोट किया वह यह था कि संदीप के चेहरे पर अन्य दिनों के मुकाबले तनाव कम था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सिर से कोई बोझ हट गया हो, जैसे कोई ऐसा काम हो गया हो जिसके सब ख्वाहिशमंद वे बहुत दिनों से थे। क्या वह काम साक्षी का मर्डर था? उनके तनावहीन चेहरे को देखकर लग तो ऐसा ही रहा था, मगर क्या कोई किसी का मर्डर करके तनावहीन भी हो सकता है? बात बड़ी अजीब लग रही थी। मर्डर करके तो लोग तनावग्रस्त होते हैं, लेकिन हकीकत को मैं अपनी आंखों से देख रही थी। कैसे झुठला सकती थी उसे? क्यों क्यों किया संदीप ने यह मर्डर? क्यों साक्षी की हत्या के वे इतनी ज्यादा तलबगार थे? यह सवाल वक्त साक्षी ने भी किया था मरते वक्त, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब यही सवाल मेरे दिमाग में भी शोर मचाने लगा। टीवी देखकर मुझे ख्याल आया, संदीप साक्षी के घर से कुछ चुरा कर लाए थे। क्या था वह? शायद वह साक्षी के मर्डर के कारण पर कोई प्रकाश डाल सके। मर्डर जैसी बड़ी वारदात के फेर में उस चोरी जैसी छोटी वारदात की तो मैं भुला ही बैठी थी। ठीक ही तो कहा था टीवी ने, चोरी का मर्डर से गहरा ताल्लुक था। जो सामान वे वहां से लाए थे वह अब भी इन्हीं के पास होगा। मैं उस तक पहुंच जाऊं तो शायद कुछ पता लग जाए। मेरा अगला टारगेट उसी सामान तक पहुंचना था, मगर सफल ना हो सकी। जब वे बाथरूम में थे तब मैंने उस लिबास की एक एक जेब खंगाल डाली जिसे उन्होंने हत्या के बाद पहना था, परंतु कुछ हाथ ना लगा। एक बार फिर मेरे चारों तरफ प्रश्नवाचक चिन्ह थे। जवाब एक का भी नहीं। हल्के फुल्के नजर आ रहे संदीप सही समय पर कोर्ट चले गए और उस वक्त मैं घर पर अकेली थी। जब तक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे पैरों तले से जमीन सरका दी। मेरा नाम करंट वाला है। यह सेंटेंस कहने वाले पुलिस इंस्पेक्टर की शक्ल इतनी भद्दी थी कि उसे देखने मात्र से मेरे सारे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ आई। पूछना पड़ा, यहाँ क्यों आए हो? उसने सुअर की थूथनी जैसे लटके अपने काले होठों पर कोबरा की जीभ जैसी जीभ फिराने के बाद कहा, साक्षी श्रीवास्तव का नाम सुना है आपने? पलक झपकते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। एक इंस्पेक्टर के मुंह से अपने घर में साक्षी का नाम सुनने पर और हो भी क्या सकता था। बावजूद इसके खुद को काफी जल्दी संभाला। बोली, कौन? साक्षी श्रीवास्तव। उसने अपनी सुर्ख और गंदली सी आंखों से मुझे गौर से देखा, इतनी ज्यादा गौर से कि मुझे अपने पेट में गैस का गोला सा घूमता महसूस हुआ। उल्टे तवे जैसा काले चेहरे पर ऐसे भाव उभरे थे जैसे उसने मेरा झूठ पकड़ लिया हो। और वही उसने कह भी दिया, मैडम आपके होठ कुछ और कह रहे हैं, चेहरा कुछ और। ये कॉम्बिनेशन मेरी समझ में नहीं आया। क्या मतलब? बौखलाहट में मेरे मुंह से केवल यही शब्द निकल सके। आपने पूछा कौन? साक्षी श्रीवास्तव।
मतलब हुआ, आप इस नाम की किसी वस्तु को नहीं जानती, जबकि चेहरे पर एक खास किस्म की बौखलाहट डांस कर रही है। ऐसी बौखलाहट जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक किसी व्यक्ति के चेहरे पर केवल झूठ बोलते वक्त नाचती है। इसमें शक नहीं कि उसके चंद ही वाक्यों ने मेरे पांव उखाड़ दिए थे। लगा यदि मैंने सख्ती से काम नहीं लिया तो ये शख्स मुझ पर हावी हो जाएगा। वैसे भी मैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पत्नी थी। इंस्पेक्टर जैसे रैंक के पुलिस की इस घर में हैसियत ही क्या थी। इस बात को याद करते ही मैंने सख्त स्वर में कहा, अपनी हैसियत में रहकर बात कीजिए मिस्टर करंट वाला। आप इस वक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के बंगले में खड़े उनकी पत्नी से बात कर रहे हैं। सो तो है, उसने बड़बड़ाने के से अंदाज में कहा। अंदाज ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसे वे शब्द मुझसे कहे गए हों। साथ ही उसने अजीब से ढंग से हमारे ड्राइंग रूम में चहलकदमी शुरू कर दी। मैं उसे देखती रह गई। उसे, जिसके जिस्म पर पुलिस की वर्दी बिल्कुल नहीं जच रही थी, जिसके सारे शरीर पर रीछ जैसे लंबे लंबे बाल थे। बाल अगर नहीं थे तो केवल उसके सिर पर नहीं थे। काला सिर ऐसा लग रहा था जैसे ग्रहण लगा चंद्रमा। मस्तक चौड़ा था, कान बड़े बड़े, नाक बेहद नुकीली, अग्रभाग से टेढ़ी। चहलकदमी करने के साथ वह अपने दाएं हाथ में दबे रूल को हौले हौले बाएं हाथ की हथेली पर मार रहा था। जब काफी देर तक यही करता रहा और कुछ नहीं बोला तो मैंने ही कहा, कुछ बोलते क्यों नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? वह ठिठका। मेरी तरफ देखते वक्त उसने चौड़े मस्तक में बल डाले और बोला, सोच रहा हूं। क्या? यह शब्द मेरे मुंह से स्वतः निकला। यह कि अगर मैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश के बंगले में खड़ा उनकी धर्मपत्नी से बात कर रहा हूं तो मुझे किस तरीके से बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो तुम्हें बात ही नहीं करनी चाहिए, मैंने तपाक से कहा। मंशा उस पर हावी होने को थी। क्यों भला? उसने पूछा। क्योंकि जो भी तुम्हें पूछना है जज साहब से पूछना, और वे इस वक्त घर पर नहीं है। तब आना जब वे घर पर हों। मुसीबत तो यही है, यही पता नहीं लगता कि वे घर पर कब होंगे, उसने अजीब से स्वर में कहा। तुम्हें उनके कोर्ट के टाइमिंग्स पता होने चाहिए। इस वक्त तो उनके घर होने का सवाल ही नहीं उठता। रात के 2 बजे तो कोर्ट नहीं खुलती ना। क्या मतलब? पिछली रात के 2 बजे भी वे घर पर नहीं थे। क्या बात कर रहे हो? ना चाहते हुए भी मैं हकला उठी। और कहाँ थे? वही पूछने आया हूँ, उसने ऐसे अंदाज में कहा जैसे एक एक शब्द को चबा रहा हो। हालांकि मैं जानता हूँ कि वे कहाँ थे, बावजूद इसके पूछने आया हूँ। होश फाख्ता हो गए मेरे, मुंह से निकला, जानते हो? जी। फिर पूछने क्यों आए हो? यही तो नौकरी है मेरी। एक बार फिर वह इस तरह बड़बड़ाया जैसे मुझसे बात ना कर रहा हो। अजीब नौकरी है साली, लोगों से यह पूछना पड़ता है जो हम पहले से जानते हैं। मतलब हमारे जानने की कोई वैल्यू ही नहीं हुई। वैल्यू उसकी है जो सामने वाला कह रहा हो, भले ही वह झूठ बोल रहा हो। उस कंडीशन में हमें उसे झूठा साबित करना होता है। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मुझे कहना पड़ा। आ जाएगा मैडम, सब कुछ समझ में आ जाएगा, वह कहता चला गया। क्योंकि जब करंट वाला समझाने पर आमदा होता है तो अच्छे अच्छे कूड़म गज की समझ में आ जाता है जो करंट वाला समझाना चाहता है। आप तो फिर भी कई जमात पढ़ी लिखी मालूम पड़ती हैं। कहना क्या चाहते हो तुम? बात घूम कर फिर वहीं आ गई। होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। पृथ्वी की तरह साली बातें भी गोल होती हैं, घूम फिर कर फिर वहीं आ जाती हैं जहां से शुरू होती हैं। मतलब? आपने पूछा मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो मैडम कहना वही चाहता हूँ जो सबसे पहले कहा था, यह कि साक्षी श्रीवास्तव नाम की वस्तु को आप जानती हैं या नहीं। जवाब दे चुकी हूँ, मैंने रूखे स्वर में कहा, और मैं सुन चुका हूँ। सुनने के बाद यह भी कह चुका हूँ कि जवाब देते वक्त आपके होठों और चेहरे का कॉम्बिनेशन गड़बड़ाया हुआ था। जवाब उसे ठीक करके दीजिए। जी चाह अभी गेट पर खड़े दरबान को बुलाऊं और इस शख्स को धक्के देकर बंगले से बाहर निकलवा दूं, मगर ऐसा कर नहीं सकी मैं। कर इसलिए नहीं सकी क्योंकि चंद ही वाक्यों में वह ऐसी बात कह गया था जिससे खतरे की गंध साफ साफ आ रही थी।
पहली बात तो यही सोचने वाली थी कि वह साक्षी के बारे में पूछने सीधा यहीं किस बेस पर आ गया था। दूसरी बात, वह कह रहा था पिछली रात 2 बजे संदीप घर पर नहीं थे। अपने आप में यही बात कम खतरनाक नहीं थी। ऊपर से वह यह भी कह रहा था कि वह जानता है कि वे कहाँ थे। अगर मैं उसी बात पर अड़ी थी जो कह चुकी थी, अर्थात इसी पर जोर देती कि इस बारे में संदीप ही से बात करें, तो एक तरह से उन्हें मुसीबत में फंसाना ही होता। उस अवस्था में मुझे यह भी पता नहीं लग पाता कि यह इंस्पेक्टर जानता क्या है। अतः उससे अड़ने का विचार त्याग कर बोली, साक्षी श्रीवास्तव का नाम मैं आज सुबह से टीवी पर सुन रही हूँ। बस, उसने अजीब से लहजे में कहा। मैंने खुद को नियंत्रित रखे पूछा, मतलब इससे ज्यादा नहीं जानते आप उसे? नहीं, इस बार मैंने पूरी दृढ़ता के साथ कहा। चूंकि वह कमबख्त तब भी नहीं बगैर एक भी क्षण गवाए तपाक से बोला, गुड, वेरी गुड। भले ही बोल इस बार भी आप झूठी रही हैं, मगर होठ और चेहरे का कॉम्बिनेशन बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक ही कहा है किसी दार्शनिक ने, झूठ भी बोलो तो जमकर बोलो, इस कदर कि सामने वाले की बोलती पर ढक्कन लग जाए, झूठ को साबित ना कर सके वह। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इस बार सचमुच मेरी आवाज में बहुत ही जबरदस्त कॉन्फिडेंस था। हो सकता है, उसने कहा, जरूर हो सकता है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसे आप नहीं, आपके पति पहले से जानते होंगे। मेरा मतलब जज साहब से है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश साहब से। का क्यों? तुम इस बात पर जोर क्यों दे रहे हो इस कि हमसे कोई एक को उसे पहले से जरूर जानता था? इससे पहले वह पूछिए जो आपको सबसे पहले पूछना चाहिए था, विचित्र इंस्पेक्टर कहता चला गया। वह कि मैं हूं कौन और आपका भेजा चाटने सीधा यहाँ क्यों आया? कौन हो तुम? इंस्पेक्टर हूँ, थाना सिविल लाइंस का, अर्थात उस इलाके का जिसमें साक्षी रहती थी। साक्षी के बारे में पूछने यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, अब ठीक है। अब चल रही है सिलसिलेवार वार्ता। अजीब से लहजे में वह कहता चला गया। सीधे वहीं चले आने का कारण यह है मैडम कि कल रात करीब 9 बजे यानी डिनर टाइम से बस थोड़ा ही पहले आपके नंबर से साक्षी श्रीवास्तव के नंबर पर एक फोन किया गया था। इसके इस एक ही वाक्य ने रोंगटे खड़े कर दिए मेरे। दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा था। मुंह से शब्द बड़ी मुश्किल से निकल सके। आप कैसे कह सकते हैं? सबसे पहले मेरा इंक्रीमेंट करने के लिए आपको शुक्रिया। आपने मुझे तुमसे आप जो कहना शुरू कर दिया। दूसरी बात, मेरी क्या मजाल जो बगैर किसी बेस के ऐसी बात कहने की हिम्मत जुटा सकूं। बहरहाल, मुझे पता है कि मैं इस वक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के बंगले में खड़ा उनकी पत्नी से बात कर रहा हूँ। अगर जरा भी ऊक चूक हो गई तो अपनी यह वर्दी गंवा बैठूंगा, जिसे मेरे जिस्म पर देखने के लिए मेरे माँ बाप ने ना जाने कितने पापड़ बेले होंगे। इसलिए बता रहा हूँ कि यह जानकारी मेरे पूछने पर टेलीफोन डिपार्टमेंट के लोगों ने अपना रिकॉर्ड देखकर मुझे दी है। मैंने धाड़ धाड़ करके बज रहे अपने दिल की आवाज को उससे छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, उनके रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे यहाँ से फोन किया गया। जी। चबड़ चबड़ बोलने वाला शख्स ने अपनी आदत के विपरीत इस बार केवल एक ही लफ्ज कहा। ऐसा नहीं हो सकता। कहने के लिए इसके अलावा मेरे पास कुछ और सूझा भी नहीं। क्यों? क्योंकि साक्षी श्रीवास्तव नाम की किसी लड़की से हमारे घर के किसी मेंबर का कभी कोई संबंध नहीं रहा। हर आदमी को अपनी गारंटी लेने का अधिकार है मैडम, दूसरों की नहीं। उसका लहजा मुझे तालीम देने वाला था। मैं किन्हीं दूसरों की नहीं, अपने परिवार की गारंटी ले रही हूँ, अपने पति की, उनकी जिनके एक एक परिचित से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। गलत कह रही हैं आप। जमाना आज ऐसा है कि आदमी का एक हाथ दूसरे हाथ की गारंटी नहीं ले सकता, बल्कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता घर के बाहर निकलने के बाद कौन किससे मिलता जुलता और क्या करता है। किस जमाने की में बातें कर रहे हैं। मैं और मेरे पति उससे अछूते हैं। हमें एक दूसरे के दोस्तों के बारे में सब मालूम रहता है। साक्षी से कभी हमारा कोई संबंध नहीं रहा। तो आप ये कहना चाहते हैं
कि टेलीफोन डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड झूठा है। कहते वक्त उसने मुझे घूरा था। मैं गड़बड़ा गई। मैं भला ऐसा कैसे कह सकती हूँ? ऐसा नहीं कह सकती तो यह भी मत कहिए कि फोन आपके यहाँ से नहीं किया गया। रिकॉर्ड मौजूद है। ना होता तो करंट वाला यहाँ ना आ धमकता। मेरे कहने का मतलब यह है कि कई बार एक्सचेंज की मशीनें गलत नंबर भी तो पकड़ लेती हैं। हाँ, हो तो जाता है ऐसा। कहते वक्त वह बेहद संजीदा नजर आ रहा था। मशीनें जो ठहरी, क्या देर लगती है गलती होते? गलती तो आदमी के बच्चे तक से हो जाती है। वह वही तो कहना चाहती हूँ मैं। उस क्षण मुझे लगा था मैं उसे बरगलाने में कामयाब हूँ, अतः कहती चली गई, निश्चित रूप से मशीनों से गलती हुई है। हमारे उसने मेरी बात काटकर सवाल किया, क्या अंबेडकर कॉलोनी में C50 नंबर का मकान आपका है? उसका यह सवाल अनुभव बनकर मेरे सिर पर फूटा। मुंह से टूटे फूटे शब्द विस्फुटित होते चले गए। क्या मतलब? अगर वह मकान आप ही का है तो मशीनों से कोई गलती नहीं हुई। फोन आप ही के यहाँ से किया गया था, और अगर आपका नहीं तो यकीनन मशीनों से गलती हुई। फोन आपके यहाँ से नहीं किया गया। ये क्या गणित निकाला आपने? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा पेशा गणित के सवाल हल करने जैसा है। जिस तरह 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं, 3 और 5 नहीं हो सकते, उसी तरह बिखरे हुए सूत्र भी रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट देते हैं। पर यह बात आप किस बेस पर कह रहे हैं? साक्षी श्रीवास्तव के नौकर ने उसे फोन पर बात करते सुना था। उसका कहना है कि दूसरी तरफ से बोलने वाले ने उसकी मालकिन को अंबेडकर कॉलोनी के मकान नंबर C50 में बुलाया था। यह नंबर साक्षी ने दोहराया था। पसीने पसीने हो गई मैं। बहुत देर तक तो कुछ कहते ही ना बन पड़ा। बस यूं देखती रही इंस्पेक्टर करंट वाला के चेहरे को, जैसे वह दुनिया के सभी आश्चर्यों से बड़ा आश्चर्य है। मुझे लग रहा था बचने की हर कोशिश बेकार है। इस काइया इंस्पेक्टर को सब कुछ मालूम है, सब कुछ। यह तो खिलवाड़ सा कर रहा है मुझसे। संदीप की गर्दन मुझे फांसी के फंदे के बीच नजर आने लगी। दिमाग में एक ही विचार कौन था, ठीक ही कहा है किसी ने, मुजरिम चाहे कितनी चालाकियां बरते, ऐसी गलतियां उससे अक्सर हो ही जाती हैं जो उसे कानून की गिरफ्त में फंसा देती हैं। इस बात को भला हमसे बेहतर कौन जान सकता था? वे जज थे, मैं वकील। बावजूद इसके उन्होंने जुर्म किया, और जुर्म भी हत्या जैसा संगीन। क्यों किया? क्यों किया संदीप ने ऐसा? मैं कसमसा उठी। भूल ही गई कि उस वक्त करंट वाला मेरे सामने खड़ा था। ना केवल खड़ा था बल्कि अपनी पीली आंखों से मेरे चेहरे पर उभरने वाले हर भाव को पढ़ भी रहा था। चौंकी तब जब उसकी ऐसी आवाज कानों में टकराई जैसे कांच के टुकड़े को पत्थर पर रगड़ा जा रहा हो। आप तो किसी और दुनिया में पहुंच गई लगता है मैडम। आ आ सचमुच मैं इस तरह चौंकी जैसे आसपास बम फटा हो। फिर संभल कर बोलने की कोशिश की। कमाल कर रहे हैं आप। ऐसी कौन सी बात कह दी मैंने जो आपको कमाल की नजर आई? मुझे लगा वह मेरी खिल्ली उड़ा रहा है। कुछ देर पहले टीवी पर बताया गया था कि साक्षी का नौकर इस बारे में कुछ नहीं बता पाया था कि वह कहाँ गई थी। ये शब्द मेरे मुंह से निकलते चले गए। उस बात को गुजरे जमाना गुजर चुका है मैडम। वह तो तब की बात थी जब मैं उसके द्वारा चोरी की खबर लेने वहां गया था। उसके बाद तो एक बार और जा चुका हूँ, बल्कि कहना चाहिए जाना पड़ा। तब जाना पड़ा जब पता लगा मामला अब केवल चोरी का नहीं रह गया। साक्षी बेचारी का तो क्रियाक्रम ही कर दिया है किसी ने। इस बात को सुनते ही नौकर बेचारा दहाड़े मार मार कर रोने लगा। कहने लगा, मालकिन अंबेडकर कॉलोनी के C50 नंबर के मकान में गई थी। मैंने पूछा, यह बात तूने रात को क्यों नहीं बताई? तो बोला, ऐसी किसी विजिट के बारे में किसी को ना बताने के निर्देश मालकिन की ही तरफ से थे। मगर अब जब मालकिन ही ना रही तो? इंस्पेक्टर ने जानबूझकर अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मगर बात वह पूरी कह चुका था। एक बार फिर मुझे कहने के लिए कुछ नहीं सूझा। उसने मेरी अवस्था का भरपूर मजा लूटते हुए कहा, क्या मैं जान सकता हूँ क्या सोचने लगी थी आप? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं।
तब तो आपको अपना चेकअप किसी अच्छे डॉक्टर से कराना चाहिए। उसकी आंखें मेरा एक्सरे कर रही थी। जी? बातें करते करते सो जाने की बीमारी लगती है आपको? एक बार फिर मैं इस कदर गड़बड़ाई कि मुंह से लफ्ज ना फूट सका। कानों में साए साए की आवाज गूंज रही थी। वही बोला, मैंने आपसे पूछा था अंबेडकर कॉलोनी में C50 नंबर का मकान आपका है या नहीं? कैसे मना कर देती मैं? कैसे? मना करने से तो होने वाला भी क्या था? कैसे झुटलाई जा सकती थी यह ठोस सच्चाई? सो कहा, मकान तो वह हमारा ही है। तब तो अब इस सच्चाई को भी आप कबूल कर लीजिए कि फोन आप ही के घर से किया गया था। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा इंस्पेक्टर, कौन कर सकता है ऐसा? यही सब सोचती रह गई थी मैं। कहते कहते अचानक मेरे दिमाग में एक नया विचार पौधा और उसी को शेप देती हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने हमारे फोन का दुरुपयोग किया हो? हाँ, ऐसा ही लगता है। लोग अक्सर किसी के भी घर जाकर उसके फोन से। एक बार फिर उसने मेरी बात काट कर कहा, ऐसा है तो उस शख्स का मकसद आपके परिवार के किसी मेंबर को फंसाना रहा होगा, क्योंकि उसने न केवल आपके फोन का ही दुरुपयोग किया बल्कि C50 का जिक्र करके पट्टे ने कब्र ही खोद दी आपके परिवार की। ऐसा ही लगता है। मैं और कहती भी क्या आप दिमाग घुमाकर बता सकती हैं कि ऐसा शख्स कौन हो सकता है? आई मीन, आपका इतना बड़ा शुभचिंतक जो आपके परिवार के किसी मेंबर को सीधे हत्या के इल्जाम में फंसाने के फेर में हो। किसका नाम ले लेती थी मैं? किसी से कभी जरा भी खटपट हुई होती तो कुछ सोचता भी। सो कहा, फिलहाल तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अभी याद करने के लिए आपके पास टाइम है। दिमाग का हर कोना छान मारिए, मगर करना जरूर पड़ेगा आपको यह काम, क्योंकि नहीं कर पाए तो उसकी साजिश कामयाब होती नजर आ रही है। इतना कहने के बाद वह रुका और फिर बहुत ही पैनी नजरों से सीधा मेरी आंखों में झांकता हुआ बोला, मेरी इस बात का मतलब आप समझ रही हैं ना? वह कामयाब होता नजर आ रहा है। समझ रही हूँ। मेरे पसीने छूट गए। समझ ही जाना बेहतर है, क्योंकि अगर आप अपने शुभचिंतक का नाम नहीं बता पाई तो आपके परिवार का एक मेंबर का जाना निश्चित है। वह पूरा प्रबंध कर चुका है। क्या कहती मैं, जुबान ही तालू में जा चुके थे। करंट वाला पर हावी होने वाली मेरी सभी कोशिशें धाराशायी हुई पड़ी थी। उल्टा वही छा गया था मुझ पर। उसके बाद इंफॉर्मेशन ही इतनी थी कि मैं जिस रास्ते से निकलने की कोशिश करती वह उसी को बंद गली बना देता। और अचानक उसके बाद जो डिमांड उसने की उससे तो मेरे छक्के छोड़ा दिए। मेरी चुप्पी का लाभ उठाते हुए उसने कहा, अब अगर आप मुझसे C50 की चाबी दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। चाबी? उसका क्या करेंगे आप? जांचूंगा साक्षी नाम की वस्तु वहां पहुंची थी या नहीं। होश फाख्ता हो गए मेरे। वह चाबी करंट वाला को देने का मतलब था संदीप के गले का फंदा उसे सौंप देना। मुझे लगा संदीप ने वहां से चाहे जितने चिन्ह मिटा दिए थे, मगर जब यह काइया इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो इसकी गंदली आंखें कुछ न कुछ ढूंढ ही लेंगी। नहीं, वह चाबी मैं उसे नहीं दे सकती थी। सो कहा, वहां की चाबी मेरे पास नहीं है। तो कहाँ है? कमबख्त ने तपाक से पूछा। जज साहब के पास। इसके अलावा कहने के लिए मुझे कुछ सूझा ही नहीं। कमाल है, एक बार फिर वह यूं बड़बड़ाया जैसे मुझसे बात ना कर रहा हो। फ्लैट की चाबी वे मेज में डाले घूमते हैं। मैं चुप रही। कहने के लिए मेरे पास था भी क्या? वैसे जहां तक मेरी जानकारी है, प्रत्येक मैन्युफैक्चरर प्रत्येक ताले की 2 चाबियां जरूर बनाता है। जालिम ने मेरे बच निकलने की एक और गली बंद करने की ठान ली। और इतने नादान तो होंगे नहीं जज साहब कि दोनों चाबियां जेब में डालकर घूमे। एक को तो घर पर छोड़ के ही गए होंगे वे। छोड़ भी गए होंगे तो मेरी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। इसके अलावा और मैं कहती भी क्या? कोई बात नहीं, किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं है मुझे। कहने के साथ वह ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर पसर ही गया। होगी तो घर में ही ढूंढ कर दे दीजिए। उसके रवैये ने मेरी हालत बैरंग कर दी। बड़ी मुश्किल से कह पाई, आप उन्हीं से ले लीजिए।
उसने तपाक से मेरी ही टोन में कहा, आप ही दे दीजिए ना प्लीज, मेरी नौकरी का सवाल है। नौकरी का सवाल? मैडम, आप तो जानती हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश का बंगला है ये। वह बड़ी सफाई से मेरे द्वारा एक बार दी गई धमकी की खिल्ली बार बार उड़ा रहा था। अपनी मर्जी से तो यहाँ आ नहीं गया मैं, मेरी हैसियत अपनी मर्जी से यहाँ घुसने की नहीं है। अपने अफसरों द्वारा भेजा गया हूँ। अब जब लौटूंगा तो वे पूछेंगे क्या दाल दलिया करके आए। मेरे पास उन्हें दिखाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ, यह कहा कि मेरे हाथ कुछ भी नहीं लग सका तो आप समझदार हैं। मेरी तो नौकरी ही गड़प कर जाएंगे वे। इसलिए प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, पैर पकड़ता हूँ, कहीं से भी ढूंढकर मुझे चाबी जरूर दे दीजिए, नौकरी बच जाएगी मेरी। हैरान रह गई मैं, हैरान रह गई उसके बात करने के स्टाइल पर। कितनी चालाकी से गिड़गिड़ाकर वह मुझसे ही मेरे पति के गले का फंदा मांग रहा था। भला कैसे दे देती उसे। सो इस बार थोड़े सख्त लहजे में कहा, चाबी आपको जज चाबी दे सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ मैडम कि आप मुझे कोऑपरेट करना नहीं चाहती, उसने मासूम बच्चे की तरह कहा। ऐसा ही समझ लो। कहने के बाद मैंने जबड़े भींच लिए और अब एक झटके से खड़ा हुआ वह, बगैर जरा भी यह परवाह किए कि मैं कौन हूँ। झपट कर मेरे बेहद नजदीक आया और मेरी आंखों में आंख डालकर एक एक लफ्ज को चबाता चला गया। आपको शायद मालूम नहीं है, ऐसा करके आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही हैं। रूह कांप उठी मेरी। मुंह से निकला, क्या कहना चाहते हो? फिलहाल सिर्फ इतना कि कोई भी चालाकी करंट वाला के सामने चलेगी नहीं। उसका हर लफ्ज पिघले हुए शीशे की मानिंद मेरे कानों में उतरता चला गया। आप चाबी नहीं देंगी तो C50 का ताला तोड़ दिया जाएगा, मगर फिलहाल आज रात 9 बजे से पहले ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यह बात बता दीजिएगा जज साहब को। 9 बजे तक मैं थाने में उनका इंतजार करूंगा। अगर चाबी लेकर नहीं पहुंचे तो ताला तोड़कर घुस जाऊंगा उनके फ्लैट में। जिला एवं सत्र न्यायाधीश होने के बावजूद वे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, बल्कि हो सकता है कि मैं ही उनकी गर्दन नाप दूं। कहने के बाद एक क्षण के लिए भी वह रुका नहीं वहां। अपने जूते की एड़ियों पर फिरकने की मानद घूमा और लंबे लंबे कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गया और मैं सनसनाती सी रह गई थी। कुछ भी तो नहीं कह पाई। वीरान सी आंखों से उसे जाता देखती रही, उसे जो मेरे जिस्म से रूह निकाल कर ले जा रहा था। धम की आवाज के साथ मैं सोफे पर गिर पड़ी। गनीमत थी कि सोफे पर ही गिरी। एंड टाइम पर उसके हत्थे का सहारा ना लिया होता तो फर्श पर गिर जाती। टांगे इस कदर कांप रही थी कि मेरे लिए उन पर खड़े रहना असंभव हो गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बहुत जोर का चक्कर आया था मुझे। दिल पसलियों से सर टकरा रहा था, चेहरा पसीने पसीने। जाने किसकी ताकत के बूते पर मैं उस काइया इंस्पेक्टर का सामना कर पाई थी। शायद उस खौफ ने हिम्मत दी थी मुझे कि अगर कुछ ऐसा इंस्पेक्टर के सामने हो गया तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी, अर्थात वह पूरी तरह समझ जाएगा कि साक्षी का हत्यारा इसी छत के नीचे है। मगर क्या वह अभी ही इस बात को अच्छी तरह नहीं समझ पा रहा था? मुझे लगा सब कुछ समझ रहा था वह। अब भी वह जितना बोला कम ही बोला था। अपनी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं उगली थी उसने। अंत में तो उसने मुझसे वह पूछने पर भी जोर नहीं दिया कि पिछली रात संदीप कहाँ थे। यही पूछ लिया होता तो क्या जवाब था मेरे पास। और फिर कहा तो उसने यह था कि उसे मालूम था कि संदीप रात के 2 बजे कहाँ थे। अगर उसे यही मालूम था तो फिर बचता ही क्या था। मुझे लगा मुझसे तो केवल खेल खेल रहा था वह। असल में पहले से ही वह सब जानता था। मैंने जितना सोचा घबराहट बढ़ती चली गई। संदीप के बचाव का दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था मुझे। साफ लग रहा था कि उनकी सारी चालाकियां धरी रह गई हैं। करंट वाला उन्हें नहीं छोड़ेगा। थोड़ी संभली तो दिमाग में विचार उठा। इंस्पेक्टर करंटवाला के आगमन के बारे में संदीप को फौरन बताना चाहिए। ऐसा ना हुआ तो वे सीधा कोर्ट पहुंच जाए, उनसे पूछताछ शुरू कर दे और वे असावधानी में
कुछ ऐसा कह बैठे जिससे कभी निकल ही ना सके। सोफे से उठते ही मैंने सबसे पहला काम उन्हें फोन करना ही किया, बल्कि अगर यह कहूँ तो ज्यादा मुनासिब होगा, सोफे से उठी ही उन्हें फोन करने के लिए थी। संपर्क स्थापित होते ही संदीप की आवाज आई, हेलो, और मैं गड़बड़ा गई। समझ ही ना सकी क्या बात करूं। उन्हें क्या मालूम है कि मैं उनके रात के कारनामे से वाकिफ थी। इंस्पेक्टर के आगमन के कारण उनसे जरूरत से ज्यादा घबरा कर बात करने का मतलब था उनके दिमाग में सवालों की जाल बिछा देना। निश्चित रूप से वे यह सोचकर परेशान हो उठेंगे कि इंस्पेक्टर के आगमन ने मुझे इतना ज्यादा फिक्रमंद क्यों कर दिया। अतः उस अंदाज में बात नहीं कर सकती थी और अभी सोच ही रही थी क्या बात करूं कि दूसरी तरफ से संदीप की आवाज आई, बोलो ना कवि, क्या बात है। जाहिर है वे मोबाइल पर घर का नंबर देखकर समझ गए थे कि इस तरफ मैं हूं। जल्दी से केवल इतना ही कह सकी, संदीप तुम फौरन छुट्टी लेकर घर आ जाओ। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई। वे चौंक पड़े। चौंकना स्वाभाविक भी था। उनके काम के घंटों के बीच ऐसा आदेशात्मक फोन जीवन में शायद मैंने पहली बार किया था। ऐसी कोई बात है संदीप, प्लीज। मैंने जानबूझकर उन्हें कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर लाइन काट दी। अभी यह सोचना शुरू ही किया था कि उनके आने पर मुझे किस तरह बातें करनी है, तो फोन की घंटी बज उठी। मैंने बौखलाकर कॉलर आईडी पर नजर डाली। नंबर उन्हीं के मोबाइल का था। अर्थात वे जानने के लिए बेचैन थे कि मेरे इतने सपाट लहजे में इतने स्पष्ट आदेश के पीछे क्या कारण था। अब फोन रिसीव किए बगैर काम चलने वाला नहीं था, सो रिसीवर उठाते ही उम्मीद के मुताबिक कानों में उनकी आवाज आई, क्या बात है कवि, अधूरी बात कहकर फोन क्यों काट दिया तुमने। क्यों फौरन घर आ जाऊं मैं। मुझे कहना पड़ा, एक पुलिस इंस्पेक्टर आया था। अब चौंकने की बारी उनकी थी। हमारे घर? हाँ, मैंने केवल इतना ही कहा। क्यों? लहजे में हकलाहट मैंने साफ महसूस की। वह साक्षी मर्डर केस के बारे में बात कर रहा था। साक्षी मर्डर केस के बारे में? संदीप की आवाज से मैंने साफ महसूस किया कि उनके दिलो दिमाग पर गड़गड़ाहट बिजली गिरी है। क्या वही साक्षी मर्डर केस जिसके बारे में टीवी पर? हाँ संदीप। संदीप की उद्विग्नता इसी से जाहिर थी कि वे मेरी बात काट कर पूछ बैठे, साक्षी मर्डर केस के सिलसिले में किसी इंस्पेक्टर का हमारे घर आने से क्या मतलब। मुझे क्या मालूम संदीप, मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि वह कुछ ऐसी बातें कह रहा था जिन्होंने मुझे घबराहट से भर दिया। मुझे डर है पूछताछ करने वह कहीं तुम्हारे पास ना पहुंच जाए। उससे कोई भी बात करने से पहले तुम्हारा मुझसे बात करना जरूरी है। तुम क्या बात कर रही हो कवि, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं समझ सकती थी इस वक्त वे दोहरे जाल में फंसे हुए थे। एक तरफ यह सवाल उनके दिमाग को हिलाए हुए होगा कि इंस्पेक्टर घर तक कैसे पहुंच गया, दूसरी तरफ मुझसे भी सब कुछ छिपा कर रखना था। सो कहते चले गए, तुम्हें भला किसी इंस्पेक्टर के सवालों से घबराने की जरूरत क्या है। और फिर वह क्या रहा था। बातें लंबी हैं संदीप, फोन पर नहीं हो सकती, तुम फौरन घर आ जाओ। कहने के बाद मैंने एक बार फिर रिसीवर रख दिया और बुरी तरह हांफने लगी। मेरी हालत ऐसी थी जैसे मीलों लंबी रेस लगाकर अभी अभी वहां पहुंची हूँ। चेहरा पसीने पसीने हो गया था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरे फोन ने संदीप की क्या हालत कर दी होगी, मगर इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। जानती थी अब वे घड़ी की चौथाई में घर पहुंचेंगे और मुझे तैयार होना था उनसे बात करने के लिए। बातें इस तरीके से करनी थी कि वे सतर्क भी हो जाएं और यह भी ना जान सकें कि मैं कुछ जानती हूँ। उम्मीद से ही कुछ पहले वे घर पहुंच गए। चेहरा बता रहा था बुरी तरह उलझे हुए हैं। आते ही मुझ पर सवालों की झड़ी लगा दी और ज्यों-ज्यों मैं उनके सवालों के जवाब देती गई, मैंने देखा चेहरे पर हवाइयां उड़ती चली गईं उनके। होश फाख्ता नजर आ रहे थे। ऐसा तो होना ही था। मैं पहले से जानती थी कि ऐसा होगा। ऐसा कौन सा मुजरिम है जिसे अपने जुर्म के खुल जाने का खौफ ना हिला डाले। वही बदहवासी उस वक्त संदीप के चेहरे पर दिख रही थी और मेरी बात पूरी होने तक तो पीला जल्द पड़ चुका था उनका चेहरा। मगर जल्दी ही मैंने उन्हें खुद को नियंत्रित करते देखा। बहुत ही शांत स्वर में पूछा उन्होंने, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो। जब उसने
कहा मैं पिछली रात कहाँ था, तो तुमने यह क्यों नहीं कह दिया कि घर था, सो रहा था। उसने पूछा ही कुछ इस तरीके से था कि और फिर उसका कहना तो यह था कि जब वह जानता था कि तुम कहाँ थे, जैसे रात के 2 बजे उसने तुम्हें कहीं और देखा हो। तुम जैसी सीधी सादी औरतों को नर्वस करने की टेक्निक होती है यह उन लोगों की, और तुम बेवजह नर्वस हो भी गई। ना हुई होती तो भला इस सीधे साधे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे दिया। अच्छी तरह जानती हो कि मैं यही था। जी तो चाहा जी तो चाह कह दूं मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम कहाँ थे, मगर ऐसा कहा नहीं। कहने का मतलब था उनकी वर्तमान परेशानियां और बढ़ा देना। कहा केवल इतना, तुम ठीक कह रहे हो संदीप, मैं जरूरत से ज्यादा डर गई थी। और फिर भला डर भी क्यों ना जाती। उसने C50 तक का जिक्र कर दिया था। अभी देखता हूँ वो कौन था और यहाँ आने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। कहने के साथ वे फोन की तरफ बढ़े। मेरे लिए वे क्षण बहुत ही सस्पेंस भरे थे। मैं जानना और देखना चाहती थी कि वे अपने बचाव हेतु अभी क्या करेंगे। उस वक्त तो मेरे सारे शरीर में झुलरी सी दौड़ गई जब उन्होंने सीधा फोन उस थाने में ही मिला दिया जहां से करंट वाला आया था। संबंध स्थापित होते ही बोले, हम जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप सान्याल बोल रहे हैं, इंस्पेक्टर से बात कराओ। जय हिंद सर, इंस्पेक्टर ही बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, हुक्म कीजिए। संदीप ने रौबदार आवाज में सीधा सवाल पूछा, हमारे घर क्यों आए थे। मैं सर आपके घर आया था, दूसरी तरफ से बोलने वाला बुरी तरह हकला गया। नहीं तो सर, मैं तो आपके घर नहीं गया। इधर मैं चौकी, उधर संदीप। उनके मुंह से निकला, इंस्पेक्टर करंट वाला नहीं बोल रहे हो तुम। इंस्पेक्टर करंट वाला, सॉरी सर, इस नाम का तो यहाँ कोई इंस्पेक्टर नहीं है। मैं इंस्पेक्टर देवेंद्र बालियान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से हैरान स्वर में कहा गया। संदीप के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव हो रहे, मेरे चेहरे पर भी। उन्होंने कहा, थाना सिविल लाइन से ही बोल रहे हो ना, वहां से जहाँ के इलाके में साक्षी रहती थी। यस सर, बोल तो वहीं से रहा हूँ। और वहां करंट वाला नाम का कोई इंस्पेक्टर नहीं है। नो सर। कम से कम आधे मिनट के लिए संदीप सन्नाटे किसी अवस्था में खड़े रह गए। रिसीवर कानी से लगा रह गया था। अंततः थैंक यू कहकर उन्होंने संबंध विच्छेद कर दिया। उस वक्त हम दोनों की हालत एक जैसी थी। अगर उस थाने में कोई इंस्पेक्टर करंट वाला नहीं था तो वह कौन था जो यहाँ आया था। संदीप ने मुझसे कंफर्म किया। तुमने ठीक से सुना था ना, उसने खुद को थाना सिविल लाइन से ही आया बताया था। जाहिर है मुझे हाँ कहनी थी। मेरी हाँ सुनकर वे सोच में पड़ गए। सोच में तो मैं भी पड़ गई। बात थी भी सोच में पड़ जाने वाली। अगर वह सिविल लाइन से नहीं आया था तो कहाँ से आया था। इंस्पेक्टर भी था या नहीं, कौन था वह, क्या मकसद था यहाँ आने का। और वे सब बातें, उफ, वे बातें तो हमारे छक्के छुड़ा देने वाली थी। अगर वे किसी को भी पता थी, वह चाहे जो हो, संदीप के लिए फांसी का फंदा था। मारे सस्पेंस के हम दोनों का बुरा हाल था। बावजूद इसके वे मुझसे अपनी हालत छुपा रहे थे। खुद को सामान्य दर्शाने की चेष्टा के साथ बोले, शायद कोई फ्रॉडिया था वह। मुमकिन है यहाँ से सीधा C50 गया हो। उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। कहने के बाद एक पल के लिए भी वह रुके नहीं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वे घूमे और लगभग दौड़ते हुए मुख्य द्वार से बाहर निकल गए। मैं उनकी मानसिक स्थिति समझ सकती थी कि अचानक इस डर ने उनके होश उड़ा दिए हैं कि करंट वाला जो भी था C50 पर ना पहुंच गया हो। वहां से उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत बरामद ना कर ले जो आने वाले समय में उनके लिए बवाले जान बन जाए। उसी से निपटने के लिए वहां के लिए लपके थे वे। और मैं भी वहीं के लिए लपकना चाहती थी। देखना चाहती थी कि वहां कुछ होता भी है या नहीं, और होता है तो क्या। उस वक्त मैं गाउन में थी, उन कपड़ों में बाहर नहीं जा सकती थी। सो दौड़कर बेडरूम में पहुंची, जल्दी जल्दी साड़ी लपेटी और बाहर जाने के लिए तैयार होकर लॉबी में पहुंची। तेज कदमों के साथ उस वक्त मैं गेट की तरफ बढ़ी रही थी कि जहां की तहां खड़ी रह गई। पत्थर की शिला बन गई थी मैं। होठों में चीख लगभग उबल ही पड़ी थी। दरवाजे के बीचों बीच करंट वाला खड़ा था।
आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कहानी के साथ पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।